Hello student, this is Faizal here. Now today in this lecture I discuss about the enzyme. This topic is related to class 11th biology chapter 9 biomolecules, and this is my 7th lecture from this chapter. So first of all we are trying to understand how can we define an enzyme. Enzyme can be defined as a biomolecule that are made up of protein and responsible to increase the rate of chemical reaction. तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक तरह के बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए. इन द अदर सेंस वी कैन से दैट एंजाइम्स आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल to speed up the chemical reaction. तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड प्रोवाइड करते हैं, किसी प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो भी एंजाइम होगा वो किसका बना होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होगा. जैसा हम जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल कंपोजिशन दो तरह की होती है, एक तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट, एक हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का नाम किसका बना होता है? ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट बना होता है. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल होते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और फैट, न्यूक्लिक एसिड. तो इस चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर कार्बोहाइड्रेट बारे में बात कर लिया है, प्रोटीन बारे में बात कर लिया है, लिपिड बारे में बात कर लिया है, न्यूक्लिक एसिड बारे में बात कर लिया है. आज हम लोग बात करेंगे एंजाइम के बारे में. तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं. उनका काम क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर या किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही, जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उनकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना या उनके रेट को इंक्रीज कर देना, जिससे कि प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके. जैसे कि मान लिया हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन चल रही है, तो डाइजेशन प्रोसेस में लोग क्या करते हैं? सबसे पहले फिजिकल डाइजेशन करते हैं, अपने माउथ के अंदर फूड सब्सटेंस ले उसको च्यूइंग करते हैं, फिर उसको क्रश करते हैं. यानी कि हमारे पास जो टीथ एरिया होता है, जो हमारे पास माउथ एरिया होता है, वहां से उसको फूड को क्रश करते हैं, छोटे पार्टिकल में तोड़ रहे होते हैं. अब उसको अगर लगातार क्रश किया जाए तब भी हो सकता है कि वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए. लेकिन इस प्रोसेस करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स निकल रहे होते हैं जो कि इस केमिकल रिएक्शन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देते हैं. तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको हम लोग कंबाइनली बोल सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस. सो नंबर ऑफ chemical reaction that are performed in a living species are known as a metabolic process. On metabolic process again divide into two main categories, metabolic process and anabolic process. तो metabolic process हमारे बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं metabolic process. और ये प्रोसेस कैटाबोलिक और एनाबोलिक दो तरह की प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होती है. बात कर लेते हैं हम लोग कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होती है. Catabolic process are known as the process. This is the process in which the energy is released by a living species. तो catabolic process के अंदर हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, इसको से हम लोग को एनर्जी वहाँ पे गेन होती है, हम लोग को मिलती है एनर्जी. While the anabolic process are known as the build-up process, where the energy is obtained by the living species. तो एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? बिल्डअप प्रोसेस होती है जहां पे हम लोग हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी गेन हो रही होती है, किसी भी लिविंग स्पीशीज के अंदर एनर्जी गेन हो रही होती है. तो यहाँ पे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक के बेस पे हमारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं. अब उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं? हमारे पास एंजाइम्स करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं. अब एंजाइम और कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या होता है उसको भी हम आगे बात करेंगे. तो यहाँ देख लेते हैं कि कैटाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर कैसे परफॉर्म होती है. तो कैटाबॉलिक बात किया गया ब्रेक डाउन प्रोसेस. जब लोग खाना खाते हैं तो लोग करते हैं क्या है कि चीज को फूड को क्रश करते हैं, तोड़ रहे हैं, यानी कि क्या हो गया? वो ब्रेक डाउन प्रोसेस हो गई. और ब्रेक डाउन प्रोसेस क्या होती है? हमारी कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है. तो कैटाबॉलिक प्रोसेस के बेस पे हमारे पास डाइजेशन और रिस्पायरेशन दो चीजें आती हैं. हमने क्या किया? खाना खाया. अब वो खाना क्या था? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में था. अब वो कार्बोहाइड्रेट
ब्रेक करेगा, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के फॉर्म में। तो इसको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम आते हैं, इसको हम बोलते हैं सैलाइवरी एमाइलेज। तो सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम हमारे माउथ से निकलता है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि पैंक्रियास से निकल रहा होगा। तो एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं, ये एमाइलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे, ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गए। जब नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे तब हमारा कार्बोहाइड्रेट बना होगा। अभी कार्बोहाइड्रेट के बीच जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ के यहाँ पे ग्लूकोज को अलग कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग हो गए एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से। अब इसके अलग होने के बाद फर्दर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो C6H12O6 के फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे 6 कार्बन से बनी हमारे पास एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड से अगर हम लोग उसको ब्रेक करें तो यहाँ पे जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे तब हम लोग को एनर्जी मिलेगी। जैसा बोला गया कि ये क्या हमारी ब्रेक डाउन प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग किसी चीज को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और जब ब्रेक करते हैं तो क्या निकलती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। अब इस एनर्जी का यूज करके कोई भी लिविंग स्पीशीज अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो किसी भी केमिकल जो हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। इससे हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी प्रोसेस को करते हैं, वर्क करने के लिए हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कैटाबॉलिक प्रोसेस से ही मिलेगी। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ जब कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये लास्ट में जो हमारे पास ये दिख रहा है, सभी कार्बन अलग होंगे, ऑक्सीजन से कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आएगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि OH H OH H OH H OH H OH H OH H H OH एंड H। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोकार्बन होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन से बना एक कंपाउंड होता है। इसके बारे में हमने बात किया था वीडियो लेक्चर फर्स्ट में। अब जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कार्बन मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? ATP निकलती है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1 सिंगल फॉस्फेट, यहाँ पे नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स आते हैं, वो इसको लगातार कन्वर्ट करके पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। अब ये पायरुवेट ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जिसमें हमारे पास क्रेब साइकिल और ATS साइकिल हो रही होती है। आफ्टर द क्रेब साइकिल एंड ATS साइकिल ATP मॉलिक्यूल आर रिलीज। अब ये क्या होगी? हमारी एनर्जी करेंसी होगी। अब ये एनर्जी करेंसी होती है वो 36 to 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज होते हैं एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो जब यहाँ पे रिस्पायरेशन प्रोसेस होगी, अगर ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो ये जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल 36 to 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होता है। अगर ये प्रोसेस कार्बन के एब्सेंस में हो रही होगी, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही होगी, तो उस समय क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल केवल पायरुवेट तक ही कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पायरुवेट के बाद अब ये लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं। ये लैक्टिक एसिड क्या होता है? 3 कार्बन कंपाउंड ही होता है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, तो 3 कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में यदि ब्रेक करता है तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से केवल एक बॉन्ड होता है यहाँ पे। अब इस सिंगल बॉन्ड के ब्रेक करने से यहाँ पे क्या होता है? केवल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का ही गेन हो पाता है। तो इस तरह से जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, वहां पे हम लोग चीजों को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी लिविंग सेल्स अपने फंक्शन को, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए यूज करता है। अब एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? एनाबॉलिक मतलब बिल्डअप प्रोसेस, किसी चीज को फॉर्म करना, बनाना। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगी। तो एनाबॉलिक को क्या हो गया? हमारा बिल्डअप प्रोसेस हो गया। इसमें हम लोग को एनर्जी गेन, हम लोग इसमें एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे।
अब ये प्रोसेस हमारी होती है फोटोसिंथेसिस। ये आपको क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स in case of green plant in the presence of sunlight, where the green plant take carbon dioxide and water and convert it in the form of glucose molecule। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक तरह की एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें प्लांट करते क्या है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्टोमेटा के थ्रू अपने बॉडी के अंदर सस्टेन कर लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल को सॉइल से लेते हैं। इसके बाद वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके सनलाइट बेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये बन गया और इसके साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ा था ग्लूकोज से, उसको हम लोगों ने बना लिया। तो इस तरह से जो हमारे पास एनाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एनाबॉलिक प्रोसेस केवल प्लांट के अंदर ही होगी, हमारे पास ह्यूमन स्पीशीज के अंदर भी होती है और जितने भी एनिमल होते हैं वहां पे भी होती है। तो वहां पे जो हमारे पास एनाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती है उसका हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ सेकंड एग्जांपल लिया गया है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पे नंबर ऑफ एंजाइम्स आएंगे। अब जो ये एंजाइम आएंगे ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और ये ओवरऑल प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे क्या था? ग्लाइकोलाइसिस था। यहाँ पे तो क्या बात कर रहे हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। इसके बाद हमको नियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है? हम लोग नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कंपाउंड को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिनोवो पाथवे। इट इज आल्सो नोन एज द डिनोवो लिपोजेनेसिस। तो डिनोवो लिपोजेनेसिस also a catabolic process in which the glucose molecule convert in the form of fat। तो ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइकोजन कन्वर्ट करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर अगर एक्सेस ग्लाइकोजन होता है तो एक्सेस ग्लाइकोजन क्या होता है? फैट और लिपिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हम लोग बिल्डअप प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा? एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। तो ओवरऑल एनाबॉलिक प्रोसेस जो होती है हमारी वो बिल्डअप प्रोसेस होती है और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? हमारे पास ब्रेक डाउन प्रोसेस होती है। अब इस तरह की जब नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में पूरे होते हैं, अब ये नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम रिस्पांसिबल होते हैं जो कि इस केमिकल रिएक्शन को स्पीड प्रोवाइड करते हैं, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट के बारे में। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने कंपोनेंट होते हैं, जबकि हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट का हो सकता है। तो एंजाइम जब भी बना हो प्रोटीन का ही बना होगा, जबकि हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं वो प्रोटीनस कंपोनेंट और नॉन प्रोटीनस कंपोनेंट के भी हो सकते हैं। सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही बने होते हैं, जबकि हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपोजिशन से बने हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं जो ये कैटलिस्ट को फॉर्म करें। अब एंजाइम जो होते हैं केवल लिविंग स्पीसीज के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। एंजाइम्स आर रिपोर्टेड इन केस ऑफ लिविंग स्पीसीज व्हाइल द कैटलिस्ट प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोजिशन। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के स्पीसीज के दोनों ही रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि हमारे पास एंजाइम क्या होते हैं केवल लिविंग स्पीसीज में रिपोर्ट किया गया है। अब एंजाइम जो होता है वो एक तरह का कैटलिस्ट ही है, वो कैटलिस्ट का एक टाइप है। While the catalysts are used as a broad sense, it can be enzyme or maybe catalyst itself। तो कैटलिस्ट की एक कैटेगरी हमारे पास एंजाइम है, जबकि जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं वो एक ब्रॉड सेंस है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट आते हैं जो कि एंजाइम हो सकते हैं और नॉन एंजाइम भी हो सकते हैं। इसके बाद एंजाइम जो होते हैं उनका रिएक्शन स्पेसिफिक होता है। दे आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन व्हाइल इट इज मे बी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों ही तरह के हो सकते हैं, जबकि हमारे पास जो एंजाइम होता है वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, वो केवल उसी पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ वर्क करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं लॉक एंड की, जो ताला होगा उसी चाबी से वो खुलेगा, किसी और चाबी से नहीं खुलता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे एंजाइम की भी होती है, वो लॉक एंड की मॉडल अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है, जबकि कैटलिस्ट किसी और के साथ भी वर्क कर सकता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास जो एंजाइम होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर और पीएच पे वर्क करता है, जबकि हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं उस कैटलिस्ट को वर्क करने के लिए किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच की नीड नहीं होती है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे ही हमारे पास एंजाइम जो होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जबकि यहाँ पे इसको टेम्परेचर और पीएच से रिलेशन इसमें नहीं आते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एंजाइम होते हैं वो करते क्या है कि ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को हमेशा वो बढ़ाने का ही काम करेंगे। एंजाइम जब भी वर्क करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को वो इंक्रीज करेगा, उसको स्पीड अप करेगा। व्हाइल द कैटलिस्ट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। So first main property is that all enzymes are made up of protein, but there are one exception is here is that the some enzymes also reported that are made up of nucleic acid that are known as ribozyme। तो हमारे पास जो भी एंजाइम होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं, बट इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे एंजाइम रिपोर्ट किए गए हैं जो कि प्रोटीन के ना बनके कैसे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के। And these types of enzymes are known as ribozyme। तो ये हमारे राइबोजाइम कहलाते हैं। All enzymes are made up of organic compound। यहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा, जब भी ये बना होगा केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही बना होगा। It is found in case of living species। तो जितनी हमारे पास लिविंग स्पीसीज होती हैं वहां पे ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। It is always increase the rate of chemical reaction। तो इनका काम क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देने की मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही होती है उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा देना, या हम उसको ऐसे बोल सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली स्पीड अप द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो हमारे बॉडी के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है इनका काम क्या होता है, केवल उनको बढ़ाना, घटाने काम ये नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमेशा बढ़ाने का ही काम कर रहे होते हैं। इसके बाद दे आर नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है उसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे एंजाइम आता है तो क्या बोला गया, एमाइलेज। अब ये एमाइलेज हो सकता है सैलारी एमाइलेज हो या पैंक्रियाटिक एमाइलेज हो। सैलारी एमाइलेज कहाँ से लिंक होगा, हमारे पास माउथ सर्किट होगा, जबकि पैंक्रियाटिक एमाइलेज पैंक्रियास सर्किट होता है। तो ओवरऑल ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे क्या करता है, ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेगा, यानी कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है उससे ग्लूकोज ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि एंजाइम लग गया और लगने के बाद यहाँ पे इससे अमीनो एसिड बनने लगी या फैटी एसिड बनने लगी। इससे हमेशा क्या होगा, ये स्पेसिफिक होगा और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी कि जो प्रोसेस हो रही थी सेम प्रोसेस परफॉर्म होगी। इनका काम केवल इतना होता है कि इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देना, यानी कि ये प्रोसेस अगर यहाँ पे हम लोगों ने एंजाइम लगाया तो प्रोसेस हमारी क्या होगी, जल्दी से हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। नेक्स्ट, नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जब हमारा पास C6H12O6 यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल था और जब वो ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या बनना था, हमारा 6CO2 और 6H2 बनना था इन द प्लेस ऑफ 6 ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस क्या थी, रिस्पायरेशन थी। अब रिस्पायरेशन होने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ एंजाइम्स आते हैं। अब जो भी यहाँ पे एंजाइम आएंगे ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोगों ने ज्यादा एंजाइम यूज कर दिए तो हमारे पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट का अमाउंट होता है वो उस अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास यहाँ पे जो भी एंजाइम आ रहे थे, अगर हम लोग यहाँ पे एंजाइम के अमाउंट को बढ़ा भी दें तब भी क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमने एंजाइम बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट कम हो गया या प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा हो गया, वो एक फिक्स अमाउंट में ही प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज नॉट स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। जो एंजाइम होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, इनका काम क्या होता है, केवल केमिकल रिएक्शन को स्पीड प्रोवाइड करना, उसको जल्दी से कंप्लीट कर देने में ये हेल्प करता है।
अनचेंज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं वो अनचेंज रहते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ बात किया कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास ग्लूकोज बनता है, यहाँ पे एंजाइम लगता है एमाइलेज। तो एमाइलेज एंजाइम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये एमाइलेज एंजाइम सिंपली कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज कर देगा, लेकिन एमाइलेज की प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस रिपोर्ट नहीं किए जाएंगे, वो अपनी प्रॉपर शेप और प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इट इज वेरी स्पेसिफिक। तो जो एंजाइम होते हैं उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग एमाइलेज एंजाइम को यूज करें और उसकी हेल्प से प्रोटीन को भी ब्रेक कर लें और फैट को भी ब्रेक कर लें, न्यूक्लिक एसिड को भी ब्रेक कर लें। तो हमारे पास जो एंजाइम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होती है। जैसे आप बात करें कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं एमाइलेज एंजाइम का, प्रोटीन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का, इसी तरह फैट को ब्रेक करने में यूज करते हैं लाइपेज एंजाइम का। तो लाइपेज आता है और वो फैट या लिपिड को ब्रेक कर देता है। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड ब्रेक करने यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का। तो जो भी एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी स्पेसिफिक होती है, वो किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के ऊपर ही वर्क करेंगे और वहां पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दे आर रिएक्शन स्पेसिफिक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हमारा सेम है, यहाँ पे 6H12O6 और 6CO2 हम लोगों ने 6CO2 और 6H2 बनाया। अब ऐसा नहीं हुआ कि एंजाइम लगाने के बाद यहाँ हमारे पास ये 12 हो जाए, ये 4 हो जाए, यानी कि जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट है केमिकल रिएक्शन की उसको ये डिस्टर्ब नहीं कर देता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए यहाँ पे उसकी एक स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम होती है। सब लोग यहाँ पे बात करें 6 कार्बन है तो ये 6 कार्बन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास 6 ऑक्सीजन और ये 2 है, तो ये हमारा हो गया 12 प्लस 6, टोटल 18 ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास 6 into 2 यानी 12 और 6, तो 18 ऑक्सीजन है यहाँ पे भी 18 ऑक्सीजन है। इस तरह से यहाँ पे कार्बन 6 थे और कार्बन 6 यहाँ पे भी थे। नेक्स्ट हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन ही है। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, तो उसकी इक्विलिब्रियम को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। उसकी जो इक्विलिब्रियम होगी उसको उसकी सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही वो उसको रहने देता है। नेक्स्ट, इट लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे ये एक चीज कम कर रहा है, इसको बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है उसको समझना है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। Activation energy is a type of energy that are required to complete any chemical reaction। जैसे कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे हमारे पास A से B बन रहा है। अब A से B बनने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हॉस्टल है, ये हॉस्टल हो गया। अब इस हॉस्टल से अंदर टोटल 100 स्टूडेंट थे। अब इस 100 स्टूडेंट में से इसमें से 5 स्टूडेंट क्या किए कि चोरी से खेलने के लिए बाहर गए। अब ये हॉस्टल के चारों तरफ एक वॉल थी जो कि काफी ऊंची लंबी थी। अब ये जो 5 स्टूडेंट थे ये बहुत ज्यादा शरारती थे, बदमाश टाइप के थे। इन्होंने क्या किया कि इस वॉल को ये लोग डाकेंगे। अब डाकने के बाद ये क्या हुआ, प्लेग्राउंड में गए, वहां पे वो अपना मैच खेले। अब मैच खेलने के बाद जब इवनिंग हो गई तो इनको फिर से हॉस्टल में वापस लौटना है। नहीं गए थे वैसे वापस भी आ जाएंगे। तो कितने गए थे? 1 2 3 4 5, वापस कितना आएंगे? 5 आएंगे। तो यहाँ पे वॉल क्या है हमारे पास? ऊंची है, लंबी वॉल है, तो इनको क्या होगा? डाकने में टाइम लगेगा। जैसे कि यहाँ पे जो लंबे होंगे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो छोटे वाले होंगे वो फंस जाएंगे। तो पहले क्या होगा? छोटे वालों को लोग डका देंगे, फिर लंबे वाले यहाँ डाकेंगे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन होगी, जो ओवरऑल प्रोसेस होगी, जो हमारे पास रिएक्टेंट ये हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में यहाँ पे मान लिया कि इनको टोटल वॉल को डाकने में लग रहा था 30 मिनट्स। टोटल ये आधे घंटे के अंदर ये प्रोसेस को कर ले रहे थे। 1 2 3 4 5 गए थे, तो 5 हमारे पास वापस भी आ गए। अगर हम वॉल को छोटा कर दें तो जब वॉल को छोटा कर देंगे तो अब क्या होगा? ये आसानी से डाक सकते हैं यहाँ पे,
अब इनको यहाँ पे इसको डालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो प्रोसेस कंप्लीट होने में को 5 मिनट लग रहा था, अब क्या होगा, केवल 1 मिनट के अंदर ही, विद इन 1 मिनट ये पांचों स्टूडेंट अंदर आ जाएंगे। यानी कि हमारे पास ए से बी कंप्लीट हो गया, रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी काम सेम होता है। वो करता क्या है कि ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो एंजाइम क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। अब जब उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी की नीड थी, उस एनर्जी को कम कर दिया जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसमें ओवरऑल अगर 5 स्टूडेंट थे तो 5 स्टूडेंट ही वापस आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 5 था तो 4 आ गया, 5 था 10 आ गया। जो रिएक्शन थे हमारे, जो हमारे पास सबस्ट्रेट थे, उतने प्रोडक्ट हमारे पास वापस बनेंगे। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हो रही है। जैसे कि मान लिया कि ये हमारा एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ए, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, बी बन रहा है। अब ए से बी को कंप्लीट होने में एक्टिवेशन एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड थी, हाई एनर्जी की नीड थी। अब यहाँ पे इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के बाद ही जो हमारा सबस्ट्रेट था, जो हमारा रिएक्टेंट था, वो बी के फॉर्म यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जब एंजाइम नहीं थे, उस समय हम लोग को ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी की नीड हो रही थी। जैसे कि मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 है, फिर 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 115 हो गया, 150 तक यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी जब किसी सबस्ट्रेट ने यूज की, तब जाके उसका प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ए से बी में कन्वर्ट हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 थे, 10 थे, 20 थे, 15 थे, तो 30 तक जाने को प्रोडक्ट हमारा बनना था। तो उसको 30 तक जाने के लिए 150 टाइम पोटेंशियल एनर्जी की नीड थी। और जब हमने यहाँ पे एंजाइम लगा दिया, तो एंजाइम लगाने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो डिक्रीज कर गई। और वो डिक्रीज करके नियर अबाउट मान लीजिए 70 पर ही आ गई। अब 70 पे आने के बाद प्रोडक्ट हमारा सेम बनेगा, ए से बी ही बनेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ए से हमारे पास सी बनने लगे, डी बनने लगे, तो ए से बी ही बनेगा। लेकिन उसके लिए टाइमिंग क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टाइम में ये हमारे पास टाइम था 1 आवर का, तो अभी हमारे पास टाइम कितना है, केवल हाफ आवर का ही टाइम मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की नीड होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको कम करने का काम कौन करता है, हमारे पास एंजाइम इसको कम करने का काम करते हैं।